तीसरे खास मेहमान हमारे साथ धनेंद्र कुमार जी हैं, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक। सर बहुत बहुत स्वागत आप। धनेंद्र सर, जो इशारा प्रज्ञान सर ने किया, मैं थोड़ा सा इसको और चाहूंगा कि अगर आप विस्तार इसको दे पाए कि जिस तरीके से अभी हम विकसित राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन लेस है, कंजम्पशन लेस हुआ, डिमांड और ज्यादा श्रिंक कर गई, और बैलेंस जो था कि हेल्थ पर फोकस ज्यादा करें या इकोनॉमी पर, ये एक बहुत क्रिटिकल इशू था जिसको सही से हैंडल करने में नाकाम दिखे विकसित राष्ट्र। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कोरोना का अगर इकोनॉमी पर देखें तो उन्हीं राष्ट्रों पर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है। जैसा अभी डिस्कशन में बात आई, ये जो आपदा आई है, महामारी जो आई है, ये इस पिछले 100 साल की सबसे बड़ी आपदा है। एक तरीके से 1918 में भी जो आई थी आपदा, वो शायद इतनी भयंकर ना हो, क्योंकि उस जमाने में जो इसका इम्पैक्ट हुआ था वो दूसरी तरीके से हुआ था। आज की ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सारे देश एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। सारी इकोनॉमीज, कोई पार्ट कहीं बनता है, कोई पार्ट कहीं बनता है, कोई इन्वेस्टमेंट कहीं से आता है। सारे देश, सारी इकोनॉमीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो लिहाजा कहीं पर भी कुछ अगर महामारी का भयंकर प्रभाव होता है इकोनॉमी में, तो दूसरे देश भी उससे प्रभावित होते हैं। आप देखेंगे कि कोई अमेरिका में कुछ होता है, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में होता है, वहाँ की इकोनॉमी में, वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स में कुछ भी बात होती है तो एकदम उसका प्रभाव सब जगह आता है। इसी प्रकार चाइना और दूसरे प्रकार की बातों में रही बात इसकी कि ये जो विकसित देश हैं, उनके अंदर ये आपदा जैसी ही आई, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ा। ये बात ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा आश्वस्त थे कि हमारे पास तो जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा कि इटली के अंदर वो ट्रक्स में भरी भरी बॉडीज जा रही थी, जबकि इटली में इतनी ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी हुई है। और मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर जितने देश थे, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे देशों में तकरीबन इस प्रकार की दिक्कतें पेश आई हैं। साथ में और बहुत सारी दिक्कतें थी कि उनकी इकोनॉमी इतनी बढ़ी हुई है, उसको वो बचाना भी चाह रहे थे, लेकिन उसका एकदम दुष्प्रभाव इतना पड़ा कि वो उनके लिए बैलेंसिंग करना उनके लिए बहुत दुर्लभ चीज होगी कि कैसे वो रोजगार को, इकोनॉमिक प्रोडक्शन को किस प्रकार से करें। और चूंकि पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा थी, लोगों की एक्सपेक्टेशन तो उनको ये बैलेंसिंग दिक्कत रही। अब ये जो इकोनॉमी पर इसका प्रभाव पड़ा, ये दोनों तरफ, डिमांड की तरफ भी पड़ा और सप्लाई की तरफ भी पड़ा। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, लोगों के पास में पैसा आया नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई। अब लॉकडाउन की वजह से लोग घर में बैठे, कारखाने बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, आमदनी बंद हो गई, तो उनकी परचेजिंग पावर भी कम हो गई। उद्योग धंधे, बिजनेसेस के लिए भी दिक्कत हो गई कि वो कहाँ से उनको दें। सरकार को भी दिक्कत हो गई, उनके लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर किस प्रकार से वो स्टिमुलस पैकेज कितना दें। फिर भी ये इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारे देश में उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो ये स्टिमुलस पैकेज घोषित किया, और उसको डिजाइन इस तरीके से किया कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में या दूसरी चीजों में खर्च हो, और जिससे देश में उसकी आर्थिक प्रगति में उससे जल्दी से प्रगति हो सके। अब रही बात इसकी कि इसकी एक वेव पहले आ सकती है, एक वेव बाद में आ सकती है। बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक कोई इसकी इफेक्टिव वैक्सीन या इसका इलाज नहीं बनेगा, तब तक तो एक तरीके से हम लोग मंडरा रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि भाई कैसे क्या होगा, और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक बात यह है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, भारत सरकार कुछ नीतियां बनाती है, लेकिन सारे राज्य अपने अपने हिसाब से उसको लागू करते हैं। तो इस प्रकार के माहौल में पूरे देश में एक बात, एक आवाज के साथ लागू हो, एक ये भी कठिनाई है। ये भी दिक्कत है कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम भी कम है, और जो लोग ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस के, उनके लिए ये बहुत दिक्कत की बात है कि वो किस प्रकार अपना डे टू डे वर्क करें। तो इन सारी बातों को बैलेंसिंग करते हुए सरकार ने मनरेगा और दूसरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम से, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से। नरेंद्र सर, एक आखिरी मैं कमेंट आपका चाहूंगा कि जो चैलेंजेस इस वक्त हैं
और अगर हम सेकेंड या थर्ड वेव का देखते हैं दुनिया भर में कि अगर शुरुआत होती है, क्या प्रिकॉशंस आपकी नज़र में इस वक्त इकोनॉमी को सेफ जोन या सेफ गार्ड जो हैं वो क्या हो सकते हैं? चाइना में अगर आप देखें तो 2002-2003 में जब सार्स पेंडेमिक उनके यहाँ आया था, तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से यूज किया और इकोनॉमिक रिजुविनेशन बहुत तेजी से उनका हुआ, जिसमें उन्होंने ई कॉमर्स को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया, जिसमें अलीबाबा और जेडी कॉम और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी आई और चाइना एक तरीके से पूरे दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री बन गया और वो सारे अमेरिका, यूरोप सब जगह वहां से सामान जाता था। मैं जो समझता हूं कि ये इस मौके का फायदा उठाते हुए, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि हम लोग एक तो खैर वैसे ही हम बहुत डिसिप्लिन है, खर्च बहुत कम करते हैं, सब चीजें अपने घरों में अभी हैं। जैसे ही ये अर्थव्यवस्था खुलती है, चालू होती है, तो हमें अपनी तकनीक को बढ़ावा देकर और जो भी हम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें। एग्रीकल्चर फॉर्चुनेटली हमारी सबसे कम इफेक्टेड है और इस वक्त अगर एक इकोनॉमी को सस्टेन किए हुए है हमारी, तो वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है। एग्रीकल्चर को पूरी वैल्यू चेन से अभी उन्होंने खोल भी दी है मार्केटिंग, तो एग्रो प्रोसेसिंग और दूसरी चीजों को बहुत तेजी से बढ़ावा दें और उनमें किसी तरीके से हम ये करें कि रूरल एरियाज में हम मैक्सिमम इकोनॉमिक रिवाइवल हो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, समझाने के लिए कि असल में जो ये इस तरह की तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरीके से कोरोना का असर आर्थिक विकास या फिर जीडीपी पर दुनिया पर पड़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या हैं और आगे के खतरे या फिर वो कदम क्या हो सकते हैं जिसके जरिए हम इसको कम कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।